Good morning, class. Today we will start the topic spherical mirror. In last lecture, we have seen that the nature of light, that is reflection, and about the images, real images and virtual images, as well as the image formed by plane mirror and its characteristics. Okay. Now, last lecture we have discussed about the plane mirror, in which the mirror is a flat surface and the other side of mirror is polished, है ना, due to which it reflects the light and we can see the face or any object in the mirror, but the image formed by mirror is a virtual. Now today we will discuss about the spherical mirror. So spherical mirror word indicate the term spherical, ऐसा मिरर जिसे किसी स्फीयर के पीस से कट किया गया हो, ठीक है, यानी कोई स्फीयर से कट करके उसका एक पीस अलग किया हो, तो उस पीस के किसी भी एक साइड पॉलिश करके वो मिरर को बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम है स्फेरिकल मिरर। आपने प्लेन मिरर के बारे में देखा होगा। प्लेन मिरर एक स्ट्रेट या फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, और जिसकी सरफेस भी स्मूथ होती है, जबकि स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर में सरफेस मुड़ी हुई होती है, कर्व शेप की होती है, क्योंकि स्फीयर से कटा हुआ हिस्सा है, यानी वो कर्व शेप का होता है। नाउ स्फेरिकल मिरर की अगर डिफाइन होगी तो कैसे लिखेंगे? स्फेरिकल मिरर इज दैट अ मिरर हुज स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इज अ कर्व्ड शेप, मतलब इसकी सरफेस भी स्मूथ होती है और पॉलिश्ड होती है, बट इसका शेप प्लेन ना होते हुए कर्व शेप होता है। अब कर्व शेप होने के कारण इसके दो टाइप होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर जो यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इनवर्ड वाली है बट पॉलिश्ड सरफेस है आउटवर्ड वाली। अब एक आपको कर्व या कर्व ग्लास का पीस दे दिया जाए तो उस पर पॉलिश करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप आउटवर्ड वाले पार्ट पर पॉलिश करो, या तो फिर आप इस तरह से इनवर्ड वाले पार्ट पर पॉलिश करो। तो उस जिस तरह से आप पॉलिश करोगे उसके अकॉर्डिंग मिरर के दो टाइप हो जाएंगे। अगर आप आउटवर्ड पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा? वो इनवर्ड पार्ट से, जिसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। बट अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो और आउटवर्ड हो, आउटवर्ड मतलब बाहरी हिस्सा उभरा हुआ, while its polished surface is inward, so it's called a convex mirror। यानी जब अंदर पॉलिश की जाए तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, और जहाँ पर बाहर की तरफ पॉलिश की जाए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो तो उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। नाउ टू शो दैट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर आर स्फेरिकल मिरर। अब इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों कहा गया है उसे समझाने के लिए एक एक्टिविटी गिवन है, कैसे बनता है ये। तो देखो, जनरली स्फीयर मतलब एक बॉल ले लेते हैं, उस बॉल का एक पीस कट करते हैं, ठीक है, तो एक पीस जो कट किया है वो इस तरह से कर्व शेप का पीस होगा, ठीक, और इस तरह का अंदर वाला हिस्सा ये इनवर्ड कहलाएगा और ये उभरा हुआ हिस्सा आउटवर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सरफेस कौन सी हो जाएगी? ये वाली जहाँ रिफ्लेक्टिंग हो रही, और कॉन्केव सरफेस की बात करें तो अंदर वाली, ठीक है, जो अंदर की तरफ इनवर्ड है यानी कि झुकी हुई है, ठीक है, और एक उभरी हुई सरफेस है वो कॉन्वेक्स कहलाती है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को बनाने के लिए भी ग्लास पीस को इस तरह से कट किया जाता है, एक स्फीयर ग्लास को, और उससे उसके जो कर्व शेप है उसमें दोनों साइड डिफरेंट पॉलिश करके उसे अलग अलग टाइप के मिरर में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ एक्टिविटी 2, टू स्टडी द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्मूथ कर्व्ड सरफेस। किसी भी स्मूथ कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस यानी कि यहाँ पर हम दोनों मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, इनसे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो उसकी साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ से बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। फिर जो ऑब्जेक्ट के सामने मिरर के सामने खड़ी है वो ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी उसका लेफ्ट मिरर का राइट कहलाता है और उस ऑब्जेक्ट का राइट मिरर का लेफ्ट पार्ट शो होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की थी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज़ चेंज नहीं होती है, एज इट इज़ रहेगी, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसे ही मिरर के अंदर इमेज बनती है। पर
कर्व सरफेस की बात की जाए तो वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव नहीं करेगी। कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन करती है, लेकिन इससे बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम उसे समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्टेनलेस स्टील लेते हैं, स्टील स्पून लेते हैं और एक फाइन कॉटन क्लॉथ लेते हैं। ठीक है, अब आपको स्टेनलेस स्टील स्पून यानी कि नॉर्मली स्टील की जो स्पून होती है, चम्मच होती है, ठीक है, उसे लेना है आपको और उसे प्रॉपर क्लीन करना है कॉटन क्लॉथ से, ताकि उस पर कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, बिल्कुल क्लीन सरफेस दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप उस वो कर्व सरफेस है यानी कि जो स्पून है उसके अंदर वाले हिस्से की तरफ देखते हैं, इनर साइड पे देखते हो, ठीक है, तब आप अपने फेस को ऑब्जर्व कीजिए और जब आप उसे टर्न करके आउटवर्ड पार्ट से देखते हो तब आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो जब आप इनर साइड से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से इमेजेस दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या नोटिस किया, ये कंक्लूजन हम देखते हैं। जब आप इमेज, आप जानते हैं कि जो इमेज की साइज़ है, ठीक है, आपकी जो फेस की साइज़ है वो थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई देगी और इरेक्ट मतलब सीधी दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन जब आप उस स्पून से दूर होते जाते हैं, अपने फेस को दूर करते जाते हैं, तो वो जो इरेक्ट मतलब सीधी इमेज थी वो उल्टी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। और जब आप उस स्पून की दूसरी साइड से देखते हैं, ठीक है, तो उसका जो फेस होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, आपका फेस है, वो इन्वर्टेड ही दिखाई देता है और छोटी साइज़ का होता है। लेकिन जब आप उसे रिवर्स करते जाते हो, मतलब पलट कर देखते हो, तो आपको सीधी इमेज मिलेगी और छोटी साइज़ की मिलती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप उसको दूर करते जाएंगे जब आप टर्न कर रहे हो उस केस में, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका फेस जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है डिस्टेंस के साथ साथ। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जब भी जो भी चेंज आता है, आपको ये एक्टिविटी घर पर भी परफॉर्म करके देखना है, तभी आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है और कैसी इमेज बनती है उसे आप अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जब जब आप पोजीशन, साइज़ और ऑब्जेक्ट की चेंज करते जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपका जो फेस है वो स्पून के अंदर पहले जिस पोजीशन पे था, फिर आपने उस स्पून को और अपने फेस को दूर कर लिया, तो इस तरीके से पोजीशन, साइज़ और नेचर जो होता है इमेज का, ठीक है, वो किसी भी स्मूथ कर्व्ड सरफेस के साथ साथ चेंज हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हो। ठीक है, यानी कि किसी भी कर्व सरफेस के सामने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की जाती है तो उसकी इमेज में, उस इमेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इमेज की पोजीशन, साइज़ और नेचर तीनों चेंज हो जाते हैं। नाउ टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला बेसिक टर्म है कि इसे हमने किसी स्फीयर से कट किया है, तो ऑब्वियसली उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, ठीक है, जिससे हमने उस मिरर के पीस को कट किया है। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच अ स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो हिस्सा किसी स्फीयर का या वो सेंटर स्फीयर का जिस स्फीयर से हम किसी मिरर को कट करते हैं, ठीक है, तो उस कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आई रिपीट अगेन, स्फीयर का वो सेंटर या किसी स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से हम उस एक पीस या उस कर्व मिरर को कट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि एक आपको MN मिरर दिखाया गया है और ये डैश डैश लाइन से आपको इंडिकेट किया गया है कि ये एक स्फीयर से कटा हुआ एक हिस्सा है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। लेकिन जब आपने इस मिरर पीस को कट किया तो इस मिरर पीस का जो सेंटर पार्ट है, ये वाला हाफ ऊपर और हाफ नीचे की तरफ, तो जो सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको वो कहलाता है इस मिरर का पोल। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली सीधी लाइन इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी किसी भी स्फीयर का एक तरह से डायमीटर भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो सेंटर से पास होती है और इस
मिरर पीस के सेंटर लाइन यानी जिसे पोल कहते हैं, पोल से गुजरती है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो सेकंड आपका है पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने कट की है उसका सेंटर पोल कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक इमेजनरी लाइन है। ये लाइन आपको दिखाई नहीं देती। आप जब भी ये मिरर हाथ में लेंगे ना तो इस मिरर में आपको कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई नहीं देगा, पर एक आपके पास एक कैलकुलेशन में रहता है ना कि ये इसका कर्व साइज इतना है, मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर ज़रूर होगा। इसका पोल आप इसकी जस्ट हाफ डिस्टेंस पर फाइंड आउट कर सकते हो। उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस भी इमेजनरी होती है और ये हमेशा किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ही पास होती है। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू जो गिवन है वो एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस किसी भी स्फेरिकल मिरर में वो पॉइंट होता है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो जस्ट हाफ डिस्टेंस पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से। ठीक है, यानी कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो पैरेलल आने के बाद वो उस फोकस पर अपनी इमेज बनाती है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जितनी पैरेलल लाइंस सीधी सीधी आती है, ठीक है, तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पर मिलती है वो पॉइंट उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और ये प्रिंसिपल फोकस हमेशा उस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट हाफ डिस्टेंस पर होता है, यानी कि यहाँ होगा। ठीक है, और अगर आप कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स की प्रिंसिपल पोल यहाँ रहेगा। कॉन्वेक्स को ऐसे काटा गया यानी कि इसका सेंटर यहाँ रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस पीछे की तरफ रहेगी और इसका फोकस P और C के जस्ट हाफ पर होगा, सेंटर पर होगा। ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। यानी प्रिंसिपल फोकस किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पॉइंट होता है जिस मिरर पर जब पैरेलल लाइंस लाइट की फॉल्स होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उस फोकस वाले पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक, और प्रिंसिपल फोकस जो कॉन्केव मिरर का होता है वो रियल होता है क्योंकि वो कॉन्केव मिरर के सामने है, जबकि प्रिंसिपल फोकस किसी भी दूसरे कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वर्चुअल होता है। देखिए यहाँ पर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो जब लाइन आएगी वो यहीं से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहीं फोकस पर मिलेगी, यानी कि ये फोकस रियल है, जबकि ये वाला वर्चुअल है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश वाले हिस्से की तरफ फोकस होता है। तो जितनी भी लाइन ऐसे आती है पैरेलल वो सब रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, वो कभी भी पॉलिश को क्रॉस करके उसके फोकस पर नहीं आती। तो इसलिए ऐसा सिर्फ माना जाता है कि वो वर्चुअल ही है क्योंकि वो यहाँ पर पॉलिश को क्रॉस करके फोकस से नहीं मिल सकती। इसे समझाने के लिए आपको एक डायग्राम गिवन है, उसे देखिए ये जो है कॉन्केव मिरर है। कई सारी पैरेलल लाइंस जब आती है तो मिरर से टकराने के बाद, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस यही वाली है, तो इस तरफ पॉलिश्ड सरफेस है और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जिस हिस्से से वो आ रही है वहीं से टकरा के सभी आपस में इसके फोकस पर मिल जाती है। हमने देखा था कि इसका फोकस कहाँ होगा, इस तरफ P और C के जस्ट बीच में। तो देखो इसका फोकस भी यहाँ है और रिफ्लेक्शन सरफेस भी यहीं पर है, इसके कारण सारी जो रेज है हमें F पर मिल जाएगी। ठीक है, और इस फोकस पॉइंट से इस पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट मतलब जहाँ पर पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है वो फोकस पॉइंट है, और उस फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट को हम कैपिटल F से और लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यही केस अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स का जो पॉलिश्ड सरफेस है वो इस तरफ है, इनवर्ड है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। तो जब हम किसी कॉन्वेक्स मिरर की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उस कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होगा, पॉलिश्ड वाली सरफेस की तरफ होगा। ठीक है, अब लाइट रेज जो आएगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड सरफेस की तरफ आएगी। तो जब नंबर ऑफ लाइट रे पैरेलल इस तरह से आती हैं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो फोकस पर नहीं मिल पाती, जबकि रूल क्या है कि जो पैरेलल आई है वो किससे मिलना है, फोकस से। बट फोकस तो पॉलिश के इस तरफ है तो वो इसे क्रॉस भी नहीं कर सकती और रिफ्लेक्शन होना तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिश्ड सरफेस है तो रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो उस केस में ये सारी रिफ्लेक्ट तो हो जाती है, इस तरफ ना आती है
नहीं आती है और रिफ्लेक्ट तो हो जाती है, बट वो रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगी, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले फोकस से निकलती हुई नज़र आती है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता। इनकी रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हमेशा कौन सी रहेगी, अगर इनको पीछे तक एक्सटेंड करें तो पीछे जहाँ इनका फोकस है उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका फोकस हम वर्चुअल मानते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता और दूसरी ओर पॉलिश्ड सरफेस होती है, तो यहाँ पर इमेज नहीं मिलती। इसलिए सारी लाइट रे पैरेलल आने वाली सब रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में, कि जैसे कि वो किसी फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर, फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। ठीक है, आपको एक कॉन्केव मिरर लेना है जिसका फेस सन की तरफ होना चाहिए। अब लाइट को रिफ्लेक्ट जब सन से आने वाली लाइट रेज होती है उस मिरर पर फॉल्स होगी, ठीक है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तब आपको एक पेपर शीट लेना है जो मिरर के पास में रखना है। ठीक है, तो आपको एक ब्राइट यानी चमकदार स्पॉट नज़र आएगा उस पेपर शीट पर जब आप उस मिरर और पेपर को सेम पोजीशन पर रखते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो आप कुछ टाइम के लिए रखने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि वो जो ब्राइट स्पॉट है वो लगातार उस पेपर शीट पर होने के कारण धीरे धीरे वो पेपर शीट बर्न करना शुरू कर देती है। बर्न करने का सेंस ये होता है कि जो एक्चुअली जो ब्राइट लाइट थी वो मिरर ने सारी लाइट को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके एक साथ हाई इंटेंसिटी से वो सारी लाइट को एक प्लेन शीट स्पॉट पर दे दिया। ठीक है, ऐसा करने से सारी लाइट रेस एक ही पॉइंट पर फोकस हो गई और लाइट रेस के साथ साथ हीट, लाइट के साथ हमें पता है कौन सी एनर्जी आती है, हीट एनर्जी भी आती है। तो जब सारी लाइट रेस एक ही जगह फोकस हो गई यानी कि वो सभी लाइट रेस के साथ जो हीट रेडिएशन थी वो सब एक जगह फोकस होने के कारण वो हीट इकट्ठी हो गई और उसके कारण पेपर बर्न होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी अपनी खुली आँखों से, है ना, लगातार आँखों को खोलते हुए आप सन की तरफ डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, है ना, क्योंकि उससे आने वाली जो ब्राइट लाइट रेस होती है वो हमारी आइज़ को डैमेज करती है। द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा था, जब स्पून वाली एक्टिविटी की थी तब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो पोजीशन, नेचर और साइज़ तीनों चीज़ें वो किस पर डिपेंड करती है कि आप उस कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होती है या ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखते हो, उससे पता चलता है। फिर चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, अगर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाएगी तो उस कॉन्वेक्स या कॉन्केव से मिलने वाली इमेज की जो पोजीशन, नेचर और साइज़ है वो भी चेंज होता जाएगा। Now, activity 3, to study the nature, size and position of image formed by a concave mirror when the object is placed at the distant position यानी infinite in front of concave mirror। यहाँ पर एक एक्टिविटी से हम ये देखेंगे कि कॉन्केव मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है उसका नेचर, उसकी साइज़ और उसकी पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, कॉन्केव मिरर लेना है। कॉन्केव मिरर भी आपको, कॉन्केव एक कर्व शेप का है ना, यानी कि आपको ऐसा मिरर लेना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। एक स्टैंड लेना है, एक टेबल लेना है, एक मीटर स्केल लेना है, ठीक है, एक वाइट पेपर लेना है, एक कार्डबोर्ड शीट लेना है और एक कैंडल मैच स्टिक लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसको एक स्टैंड पर रखकर टेबल पर फिक्स कर देना है। ठीक है, अब आप एक मीटर स्केल को लेना है और उसको कॉन्केव मिरर के हिसाब से, मतलब कॉन्केव मिरर से इस तरह अरेंज करो कि जो ज़ीरो एंड है उस स्केल का, ठीक है, वो जस्ट कॉन्केव मिरर की पोजीशन से ही शुरुआत होती हो। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर गिवन है। अब देखो, ये आपने एक साइड स्टैंड लिया है, इसको फिट कर दिया है और आपने इसी के साइड में एक मीटर स्केल ले रखी है। उस मीटर स्केल को इस तरह से लिया है कि जहाँ इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है कॉन्केव मिरर की, वहीं से स्केल का ज़ीरो वैल्यू शुरू हो रही है। ठीक है, अब
एक कैंडल, जलती हुई एक मोमबत्ती आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस पर रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे हाथ में होती है कि हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखा है, कितनी दूर रखा है, कितनी पास रखा है। तो यहाँ पर हम मन से एक वैल्यू ले लेते हैं, 90 सेंटीमीटर दूर रखा है उसे किससे, इस कॉनकेव मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब एक स्क्रीन बनानी है आपको। तो स्क्रीन कैसे बनाओगे, एक वाइट पेपर को लेना है, ठीक है, और उसको इस कार्डबोर्ड शीट पर लगाना है, ठीक है। और जो स्क्रीन है उसको आपको इस कॉनकेव मिरर के सामने रखना है, इस तरीके से कि इधर से आने वाली जो लाइट रेज है इसका रास्ता ये ना रोके। देखो ये कैंडल है, कैंडल से आने वाली लाइट सीधी इस पर मिल जाएगी और इसके नीचे की तरफ इसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि अगर आपने इसको इतना बड़ा रख लिया तो यहाँ से आने वाली लाइट को ये ब्लॉक कर देगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपको इस स्क्रीन को मिरर के सामने इस तरह से रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज है उसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब धीरे धीरे आप उस स्क्रीन को पास में ले जाइए कॉनकेव मिरर के, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको एक शार्प इमेज मिल जाती है कैंडल फ्लेम की। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो इमेज आपको कैंडल फ्लेम पर मिली, ये नज़र आ रही है आपको, छोटी सी एक इमेज है, उल्टी मिली है, ठीक है। और हमें पता है कि जितनी भी रियल इमेज होती है वो उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। और जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ले लेते हो वो इमेज कहलाती है रियल। जो आपको स्क्रीन पर नहीं मिलती है वो वर्चुअल कहलाती है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको उसकी इमेज स्क्रीन पर मिल गई है, वो रियल है, ठीक है। व्हेन यू लुक एट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम यू फाइंड दैट इट्स अपसाइड डाउन एंड दैट इज़ इन्वर्टेड, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ बनी है, यानी कि ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। व्हेन यू कंपेयर द साइज ऑफ फ्लेम इन कैंडल एंड इट्स इमेज, अब अगर आप कैंडल फ्लेम की साइज़ और इस इमेज की साइज़ को देखेंगे तो यानी इमेज की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से छोटी है। छोटी होने के कारण यानी काफ़ी छोटी है। देखो ये कैंडल इतनी बड़ी है और ये साइज़ कितनी छोटी है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये वेरी स्मॉल यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपको मिली है। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी, उल्टी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और फोकस पर मिलती है। फोकस पॉइंट मतलब हमें पता है कि इस मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर पे, तो हमने स्क्रीन को ऑटोमेटिक 20 सेंटीमीटर पर एडजस्ट किया है। तो फोकस पर रियल मतलब आपने स्क्रीन पर प्राप्त कर लिया, मतलब आपको रियल इमेज मिली है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी मिली है और वेरी स्मॉल मिली है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हम किसी भी कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज का नेचर मतलब कैसी है, ये रियल है, ठीक है। इसकी पोजीशन यानी ये फोकस पर मिली है, ठीक, और इसकी साइज़ मतलब ऑब्जेक्ट से ये छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। इस तरह से तीनों चीज़ें पता कर सकते हैं। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। अब देखो कॉनकेव मिरर से हमने तो कहा था कि एक ही पोजीशन 90 डिग्री ली थी, 90 सेंटीमीटर लिया था हमने, लेकिन अगर हम अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज के नेचर में भी चेंज आता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, अगर आप बहुत ही डिस्टेंस पोजीशन पर रख रहे हो यानी बहुत ज़्यादा दूर रख रहे हो तो आपको इमेज मिलेगी फोकस पर, उसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड और साइज़ उसकी बहुत ही छोटी होगी। जबकि अगर आप उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, उस जो भी मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी वो डी और एफ और सी के बीच में लगेगी, मतलब फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगी और रियल और इन्वर्टेड मिलेगी और ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ी सी छोटी मिलेगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट सी की बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और साइज़ भी दोनों की ऑब्जेक्ट इमेज की इक्वल होगी। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ाते जा रहे हो इमेज को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी, रियल इन्वर्टेड मिलेगी
और ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी मिलती जाएगी। तो जैसे 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 आप फोकस की तरफ और ले आए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनने लगी, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट पर बनेगी बट रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और यहाँ पर इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ से बहुत बड़ी होती है। इन सभी कंक्लूजन से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे की तरफ, मिरर के पास ले जाते हैं, वैसे वैसे इमेज की साइज़ बड़ी होती जाती है, इमेज की पोजीशन मिरर की पोजीशन से दूर होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और उसका नेचर हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है। लेकिन लास्ट कंसेप्ट ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को इतना पास ले गए कि वो फोकस और पोल के बीच में आ गई है, तो उस केस में उसकी इमेज आपको स्क्रीन पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे की तरफ, और मिरर के पीछे पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि वो सिर्फ एक आभास ही है ना, उसका सिर्फ आभास हो रहा है, वो वर्चुअल है, और इरेक्ट मतलब सीधी होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी होती है। तो ये वाली लास्ट इमेज आप नहीं ले सकते जब आप ऑब्जेक्ट को उस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रख दोगे, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स से कैसी इमेज बनती है वो देखेंगे, और साथ में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।